नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि जानते हैं, शाम को 5 बजते ही बीपीएससी 6 to 8 की हिंदी की क्लास पर डे चलती है। आपको पता है कि शाम को 5 बजे पर डे यह क्लास चलती है। और साथियों, यह क्लास जो है आपका प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों चलाया जा रहा है। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में गद्य का विकास। ठीक, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिए, आप देखेंगे हिंदी गद्य का विकास था, भाग 1 में कल हमने पढ़ा था, और आज भाग 2 पढ़ेंगे। मैंने पहले कहा था बहुत महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाला है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम देने जाइए, आप टीजीटी जाइए, पीजीटी जाइए, बीपीएससी जाइए, अन्य कोई और एग्जाम में जाइए, तो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए, सबका स्वागत है। तो बबीता, वंदना, आप सभी का स्वागत है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए जल्दी से, ताकि सेशन स्टार्ट हो सके। तो कल कहाँ तक क्लास कराया गया था, किसी कुछ याद है कि नहीं याद है? याद हो बताए, कुछ याद है? उससे पहले साथियों, अगर आप चाहते हैं बीपीएससी स्टेट में शिक्षक बनना, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो टीचर्स एकेडमी को ज्वाइन करिए, हमसे जुड़िए, जहां हम आपको शिक्षक बनाएंगे। लगा रेगुलर क्लासेस चलती हैं, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस, सारी चीजें कराई जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पे कॉल कर देना है। 9628 95 92 37, ये हमारा नंबर है। इस पे कॉल करेंगे आप, जो है एडमिशन ओपन है। 9628 95 92 37 पे। ठीक, चलिए अब हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो हम लोग हिंदी गद्य का विकास कल पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने पढ़ा ब्रज गद्य का विकास, राजस्थानी गद्य का विकास। फिर हम लोग आए जो है दक्षिणी गद्य का विकास, दक्षिणी खड़ी बोली गद्य का विकास। अंत में हम लोग आए हैं हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में हम लोग जो है चार जो उन्नायक हैं खड़ी बोली के, सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, ये सब जितने हैं उन पे हमने चर्चा किया। ठीक, आज हम लोग जो चारों उन्नायक हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, और भी जो बातें हैं उसको भी जानेंगे। तो कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठे नहीं बैठे हैं, पहले बता दीजिए। हम्म, चलिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इनको नहीं पढ़ा हिंदी साहित्य में, इसका मतलब आप ऐसे ही तैयारी करने आए हैं। तो इनका, अगर इनको आप आए हैं, इनको हिंदी साहित्य की जो इनकी किताब है उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी चीजें समझ में आपकी आएंगी। तो इनके गद्य विकास में आरंभिक चरण में चार महानुभाव, हाँ, आरंभिक चरण में चार महानुभाव। ये चार महानुभाव कौन थे? अच्छा, मैंने एक कल जो कराया था क्लास, कल में हमने क्या कराया था कि श्याम सुंदर दास के अनुसार कौन है, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है, बच्चन सिंह के अनुसार कौन है। मैंने वो कहा, वो प्रश्न कई बार पूछा गया है, तीनों का पढ़ के कल वाले क्लास देखेंगे, वहां मैंने बताया हुआ है। ठीक, आशीष स्वागत है। तो वहां मैंने आपको उस चीज को बताया हुआ है। आशीष, अभी रुक जाओ बच्चा, अभी मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ स्टेट को लेकर के। आज कुछ बड़ी खबर निकलने वाली थी। आज जो है, आज मेरे ख्याल से स्टेट के विषय में कुछ बड़ा आने वाला है, या अब तक आ गया होगा, अभी मैं सर्च नहीं किया हूँ। जैसे ही आता है आशीष, मैं बताऊंगा। आप बहुत परेशान, बहुत बच्चे परेशान हैं स्टेट को लेकर के, और सकारात्मक खबर आएगी, निश्चिंत रहिए। अभी मैं इस क्लास के बाद कुछ अलग से आपको बताऊंगा। ठीक, इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन महानुभाव हैं, जल्दी बताइए। वंदना, बताओ कौन कौन से चार हैं। चलिए, पहले नंबर पे जो है मुंशी सदा सुखलाल नियाज, मुंशी सदा सुख लाल नियाज। इनका नियाज उपनाम है, कभी कभी उपनाम पूछ लेता है, नाथ नियाज। पहले नंबर पे आपके ये हैं, इनको बताना है कि इनके विषय में जानकारी रखेंगे, ये क्या रचनाएं की हैं, किस लिए इनका नाम आज हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, इनकी भाषा कैसी थी? संस्कृत मिश्रित हिंदी को, हाँ, संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाली भाषा कहते थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। संस्कृत मिश्रित हिंदी, संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाला भाषा कहते थे, को उर्दू वाला
भाषा कहते थे। एक कई बार पूछा गया है कि संस्कृत उर्दू वाली भाषा को क्या कहते थे, संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाला भाषा कहते थे। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हाँ प्रिसा स्वागत है। हाँ चलिए आगे जो है इनके विषय में, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुखलाल ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था। इनकी एक लाइन बहुत फेमस है, एक लाइन बहुत फेमस है, वह क्या है, ये उर्दू को जब मतलब थोड़ा सा हिंदी को डाउन उर्दू को देखते हुए पढ़े, थोड़ा सा इनको दुख हुआ। दुख के विषय में इन्होंने एक चीज लिखा है, बहुत बढ़िया चीज लिखा है, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। यह कई बार पूछा गया साथियों, इसको याद कर लो कि यह लाइन किसने कही है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, याद कर लीजिए, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, कई बार पूछा गया है, याद करिएगा। इनकी रचना कौन सी थी, कोई बताए। इनकी रचना क्या थी, सुख सागर। बताए आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, कल पढ़ाया था मैंने ना, सुख, कल पढ़ाया था, पूछ रहा हूं तो बता नहीं पा रहे हो। सुख सागर, इनकी जो रचना है वह क्या है, सुख सागर है। ठीक, सुख सागर है। और सुख सागर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या याद करना है, यह खड़ी बोली में है और विष्णु पुराण को आधार मानकर लिखा गया। कई बार परीक्षा में लिखा गया है, विष्णु पुराण को, विष्णु पुराण को आधार मानकर सुख सागर लिखा गया, सुख सागर लिखा गया, लिखा। ठीक, विष्णु पुराण को सुख सागर लिखा। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इस चीज का खूब याद रखेगा। सुख सागर को आधार मानकर लिखा गया, यह खड़ी बोली में था, खड़ी बोली में था। खड़ी, ये खड़ी, ये जानते हैं आपका हिंदी गद्य का विकास, हम पढ़ रहे हिंदी गद्य का विकास की शुरुआत कहाँ से हुई है। अगर परीक्षा में पूछेगा हिंदी गद्य की शुरुआत कहाँ से देखने को मिलती है, तो उत्तर दीजिएगा आदिकाल से ही देखने को मिलती है। कल की क्लास में आप देखेंगे तो आदिकाल में हिंदी गद्य का विकास जिस जिस रचनाओं में मिला है उस पर भी हमने चर्चा किया है। फिर भक्ति काल में जहां जहां मिला है उस पर भी हमने चर्चा किया है। फिर जो है ये जो आधुनिक काल के पहले, रीति काल और आधुनिक काल के जो बीच के संधि काल में ये चार उन्नायक होते हैं, इनके विषय में भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चलिए इतना समझ गए। दूसरा नंबर पे अगर हम पढ़ेंगे, चलिए दूसरे नंबर पे कौन है, कोई बताए जल्दी से। सबको पता है ईसा अल्लाह खां है, अल्लाह खां है और ये पुरुष हैं। ईसा अल्लाह खां है और ये पुरुष हैं। इनकी जो रचना है रानी केतकी कहानी, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, जिसको हम लोग उदय भान चरित भी कहते हैं, उदय भान चरित भी कहते हैं। एक इसका नाम क्या है, उदय भान चरित भी इसका एक नाम है। हाँ चलिए, हाँ तो ये चीज हो गई। इसके अलावा जो है इन्होंने खड़ी बोली में लिखा था, हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य है, हिंदी की पहली मौलिक लिखित ग्रंथ है, लिखित खड़ी बोली ग्रंथ है, खड़ी बोली ग्रंथ है, ग्रंथ। ठीक, यहाँ पे मैंने ये क्यों लिख दिया मौलिक, देखिए रचनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है अनुदित मतलब कि किसी का अनुवाद किया हुआ, एक होता है मौलिक जो किसी का अनुवाद नहीं मूल रचना में होती है। ठीक, दो चीजें याद रखिएगा। और इसके अलावा एक चीज मैं और बता दूं कि यहां पर ठेठ हिंदी लिखते थे। चलिए, और इनके विषय में थोड़ा सा मैं और बता दूं कि ये कहाँ के थे, कोई बता सकता है इनका, देख लीजिए कहाँ के थे ये। पूछा कहाँ के थे ये पहले दिल्ली में थे फिर लखनऊ चले गए, पहले दिल्ली में थे फिर कहाँ चले गए, लखनऊ चले गए। इनके विषय में, इनकी भाषा में क्या बोलते हैं, इनकी भाषा चटकीली भाषा थी।
चटकीली मतलब कि व्यंग्यात्मक शैली में चटकीली भाषा थी। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नीतू, स्वागत है आपका। चलिए अगला जो कवि हैं तीसरे नंबर के, वह कौन है आपके? वह है आपके लल्लू लाल हो गए। चलिए तीसरे नंबर पर क्या हो गए? लल्लू लाल हो गए। लल्लू लाल बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लल्लू लाल। चलिए इनके विषय में पढ़ते हैं। लल्लू लाल, लल्लू लाल रचना कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, लल्लू लाल की रचना कौन सी है? इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं। इनका जो है 1763 से 1825, 1763 से 1825। अभी इनका छूट गया है, इनका भी लिख लीजिए भैया लोग, नहीं तो मान लो एक बार परीक्षा में पूछ लिया था, सन के हिसाब से पूछ लिया था कौन आगे पीछे है। तो 1752 से 1827 ये हैं। 1752 से 1827 इनका जन्म है। जन्म जरूर पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है 1756 से 1828, यहां पर देखेंगे 1756 से 1828। चलिए ये तीन है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग लल्लू लाल में, ये तीसरे नंबर पे हैं। हाँ, हास्य प्रधान भाषा। चलिए लल्लू लाल की बहुत सारी रचनाएं हैं, इनको थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, ढंग से इज्जत देंगे इनको। इनका एक रचना है भैया सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी, एक रचना सिंहासन बत्तीसी है। इनकी रचनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। और जो है खड़ी बोली में है, यहां पर क्या है, काजिम अली की सहायता से ब्रज भाषा में अनुवाद हुआ है। काजिम अली की सहायता से ब्रज भाषा में अनुवाद, ब्रज भाषा में अनुवाद हुआ है। ठीक है, ब्रज भाषा में अनुवाद हुआ है काजिम, हाँ की सहायता से। ठीक, सिंहासन बत्तीसी मतलब यह मौलिक रचना नहीं है, अनुवाद की गई है। चलिए दूसरे नंबर पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर इनकी रचना है साथियों बैताल पचीसी। ये बत्तीसी का लिख दिया, पचीसी। पचीसी खड़ी बोली में है, खड़ी बोली में। और संस्कृत के कवि शिवदास की रचना से कथा ली गई है, याद रखिएगा। संस्कृत के कवि, बार बार उलट फिरेगा, हाँ, संस्कृत के कवि शिव। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, लल्लू लाल को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि लल्लू लाल ने बहुत अधिक रचनाएं लिखी, बहुत सारी रचनाएं अनुवादित हैं, बहुत सारी रचनाएं मूल में हैं। तो जो अनुवादित होती हैं, अनुदित होती हैं, वह पूछा जाता है कि यह किसका अनुवादित किया गया है। ठीक, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। तो जो बैताल पचीसी है, संस्कृत के कवि शिवदास की रचना से कथा से ली गई है। इनकी जो रचना है शिवदास के रचना से ली गई है, ठीक, यहाँ पे प्रश्न पूछेगा बैताल पचीसी संस्कृत के किसके कवि से ली गई है, तो शिवदास के रचना से ली गई है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका इसमें थोड़ा सा, हाँ, मजहर अली के साथ मिलकर अनुवाद किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मजहर अली के साथ, मजहर अली के साथ मिलकर अनुवाद किया था, मजहर अली के साथ मिलकर अनुवाद किया था। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बैताल पचीसी जो है लल्लू लाल ने किसके साथ मिलकर अनुवाद किया था। अब इस लेवल के प्रश्न पूछेंगे तो आप लोग फंस जाएंगे, इसीलिए इसको भी लिखा दिया जा रहा है कि मजहर अली के साथ मिलकर अनुवाद किया था। अब इतना डिटेल आपका हर एक परीक्षा में उपयोगी है, टीजीटी हो, पीजीटी हो, आपका बिहार का टीजीटी पीजीटी 6 to 8 हो, हर एक परीक्षा के लिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधो नल हो गया, खड़ी बोली में है। माधो नल ये खड़ी बोली में है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों खड़ी बोली में है, ये भी खड़ी बोली में है, ये भी खड़ी बोली में है, ये भी खड़ी बोली में है। चौथा जो है, चौथा राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीति ये ब्रज भाषा में है, यह
ब्रज भाषा में, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया, ब्रज भाषा में है। तीन जो है ये तीनों खड़ी बोली में थी, राजनीति जो है वह ब्रज भाषा में थी, इसलिए मैंने जो है इसको कलर चेंज कर दिया। इसमें हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद है। इसमें क्या है? हितोपदेश, हितोपदेश की अनुवाद की कहानियों का अनुवाद है, कि कहानियों का अनुवाद है, कि कहानियों का अनुवाद है। ठीक, हाँ, हितोपदेश कहानियों का अनुवाद है। समझ में आ रहा है सबको? लल्लू लाल का केवल प्रेम सागर हम लोग पढ़ते हैं, बस यही दिक्कत है कि हमको सारी रचनाएं इनकी पढ़नी पड़ेगी। ये सब प्रश्न पूछ लेगा तो फंस जाओगे। ठीक, चलिए अगला जो है लतायफ ई हिंदी, लतायफ ई हिंदी, लतायफ ई हिंदी, लतायफ ई हिंदी। शायद आप लोग कुछ रचनाएं जानते हो, कुछ रचनाएं न जानते हो, दोनों हो सकता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह खड़ी बोली में है। ऐसे लल्लू लाल ने बजुआन ई रेखता कहा है, इसे इसे हाँ, कापी पेन लेके बैठे हैं। बजुआन ई रेखता, बजुआन ई रेखता कहा है। ये भी खड़ी बोली में है। देखिए जो जो मैंने इस कलर में लिखा है सफेद कलर में, वो सब खड़ी बोली में है। जो इस कलर में मैंने लिख दिया है वह ब्रज में है, इसीलिए मैंने कलर चेंज कर दिया है, कलर से समझ जाइएगा। पांचवें नंबर पे है लल्लू लाल का प्रेम सागर, जिसके कारण आप लोग पढ़ते हैं लल्लू लाल का प्रेम सागर। यही तो आप एक लोग बहुत बच्चे जो है प्रेम सागर को पढ़े हुए हैं कि प्रेम सागर इनका है। चलिए प्रेम सागर हो गया। प्रेम सागर में क्या है? यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट खड़ी बोली में है। अब क्या है? प्रेम सागर या नागरी दसम, या नागरी दसम, नागरी दसम, इसको लिख लीजिए। प्रेम सागर केवल आप पढ़ते हैं, नागरी दसम है चतुर्भुज मिश्र द्वारा ब्रज भाषा में अनुवाद, चतुर्भुज मिश्र द्वारा ब्रज भाषा में अनुवाद, ब्रज भाषा में अनुवाद, ब्रज भाषा में अनुवाद, ब्रज भाषा में अनुवाद। प्रेम सागर, प्रेम सागर इनकी एक रचना है जो आप बार बार पढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर बात करेगा भागवत पुराण के दसम स्कंद का खड़ी बोली में अनुवाद है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेशल लिखेगा। भागवत पुराण के, भागवत पुराण के दसम स्कंद का खड़ी बोली में अनुवाद है, खड़ी बोली में अनुवाद है, खड़ी बोली में अनुवाद है, अनुवाद। ठीक, यह 1810 में लिखा गया था, 1810 में। यह भी 1810 में लिखा गया था, यह 1801 में, 1801 में। ठीक, सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। ये लल्लू लाल के देखिए कितनी सारी रचनाएं हैं। मैंने सिंहासन 32 पढ़ा, बैताल 25 पढ़ा, माधवनल पढ़ा, और राजनीति एक ऐसा है जो कि ब्रज भाषा में है। कभी कभी पूछ लेगा कि लल्लू लाल की राजनीति किस भाषा में है। ठीक, तो ब्रज भाषा में है। बाकी लतायफ ए हिंदी खड़ी बोली में है। प्रेम सागर जो बड़ा इंपॉर्टेंट का है वो अभी आपका खड़ी बोली में है। और इसमें क्या जानना है? इसमें है यह नागरी दसम चतुर्भुज मिश्र द्वारा ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया है। अब भागवत पुराण में जो अनुवाद किया है इन्होंने किया है दसम स्कंद का, दसम स्कंद का, दसम स्कंद का अनुवाद हुआ है। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े कि कुछ समस्या है? जल्दी बताएं, सबको समझ में आ गया? सातवां नंबर, सातवां नंबर इनका है शकुंतला नाटक, शकुंतला नाटक। यह भी खड़ी बोली में है। शकुंतला नाटक खड़ी बोली में है। और जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रज भाषा व्याकरण, ब्रज भाषा व्याकरण। इसको मैंने कलर के चुन के मैं बता रहा हूं। ब्रज भाषा व्याकरण इसको क्यों इंपॉर्टेंट कर दिया है? यह पहली, यह पहली इनकी मौलिक रचना है, पहली इनकी
मौलिक रचना है, मौलिक रचना है। अब देखिए साथियों, ध्यान रखिएगा, अभी तक जितने 7 रचनाएं मैंने, देखो प्रेम सागर, प्रेम सागर भी इनका अनूदित है। अभी तक जितना मैंने पढ़ा देखा है, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बैक हो जा रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। ये सिंहासवतीसी काजी मली की सहायता से ब्रजभाषा में अनुवाद किया। बैताल पचीसी संस्कृत कवि शिवदास के रचना का अनुवाद है। माधोनल खड़ी बोली में ये भी अनुवाद है। राजनीति ब्रजभाषा हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद है। लतायफ ए हिंदी, इसे बज्जुआन ए रेखता कहा गया, ठीक, ये भी अनुदित है। प्रेम सागर भगवत गीता के 10वें स्कंद का अनुदित है, मतलब सब अनुवाद किए गए हैं, ठीक। फिर शकुंतला नाटक ये भी है। लेकिन जो पहली इनकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, लल्लू लाल की पहली मौलिक रचना का नाम बताइए, तो ब्रजभाषा व्याकरण, याद कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया पहली मौलिक, ठीक। बाकी जितने अभी हमने पढ़ा सब अनुदित थे, मतलब अनुवाद किए गए थे। समझ में आ गया सबको? चलिए, सभा विलास माधव विलास, सभा विलास माधव विलास, और 11वां है लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल चंद्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल चंद्रिका। यहाँ पर लाल चंद्रिका के बारे में समझना होगा थोड़ा सा। यह बिहारी सतसई की टीका है, यह जो है बिहारी सतसई की टीका बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बिहारी सतसई की टीका है। अब देखिए पूछेगा परीक्षा में कि लल्लू लाल द्वारा बिहारी की सतसई की टीका किस नाम से किया गया, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका। प्रश्न बन गया ना, प्रश्न आपका तैयार हो गया ना, ऐसे प्रश्न पूछेगा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार आपका परीक्षा में पूछा गया है कि लल्लू लाल ने बिहारी सतसई का किस नाम से अनुवाद किया है, किस, या उनके ग्रंथ का नाम क्या है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत तो बताए हमें। यह लाल चंद्र का क्या है, ब्रज भाषा में है, यह भी ब्रज भाषा में है, यह भी ब्रज भाषा में है, यह भी क्या है, ब्रज भाषा में है। इसके अलावा जो है आपका यह चंपू काव्य है, माधव विलास क्या, हाँ माधव विलास क्या है, चंपू काव्य है, यह क्या है, चंपू काव्य है। चंपू काव्य मतलब होता है गद्य पद्य मिश्रित, गद्य पद्य मिश्रित जो होता है उसे हम लोग चंपू काव्य बोलते हैं। चंपू काव्य मतलब जो गद्य पद्य मिश्रित होता है, ठीक। हाँ, तो इतनी सारी बातें देखो। अब यहाँ पर देखिए मैं बार बार कहता हूँ साथियों कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे नीतू जानती है कि क्लास मेरी सुबह टीजीटी की भी रहती है ना, तो मेरा मानना ये है कि आप लोग का हिंदी इतना लेवल पे तैयार हो कि 6 to 8 देने जाए, 9 to 10 देने जाए, 11 to 12 देने जाए, सिलेक्शन सब में हो जाए। ये नहीं 6 से 8 में नहीं हुआ, 9 से 10 में नहीं हुआ, या किसी 11 12 में नहीं हुआ। अरे क्यों नहीं होगा भाई, पढ़ोगे तो आपका ही होगा ना, इसलिए इस लेवल पे तैयारी आपकी करनी चाहिए। चलिए, सबको समझ में आ गया इतना? तो लल्लू लाल थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट थे। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले कौन नहीं बैठा है? अगला जो नंबर है वह है सदल मिश्र का, सदल मिश्र का। इनका जो पीरियड है वह है 1767 से 1848, इनका यह पीरियड है, ठीक। हाँ, इनके भी समझाना है। नासिको तो हाँ, नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली इनका जो फेमस है, नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली, ठीक। यही आप लोग पढ़ते हैं नासिकेतोपाख्यान और चंद्रावली, थोड़ा इसको भी सब थोड़ा जान लीजिए साथियों। इसके अलावा जो है, हाँ, इनकी जो रचना है यजुर्वेद के आधार पर, याद रखिएगा, यह है
यजुर्वेद के आधार पर, किसके आधार पर लिखी गई है, अनुवादित की गई है ना, यजुर्वेद के आधार पर हाँ, कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता कथा को आधार मानकर लिखी गई है। कठोपनिषद में वर्णित कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता को आधार मानकर रचना की गई है, रचना की गई है। अब आपको सबको पता होगा, नचिकेता की कहानी सबको पता है ना, कि अब उनके दान देते हैं उनके पिताजी, तो कहता है कि वो बूढ़ी बूढ़ी गाय को दान दे रहे थे, तो उनका कहना मतलब था कि कुछ ऐसा दान दीजिए जो कि किसी के काम आए। फिर जिद करिए मुझे किसी दोगे, मुझे किसी दोगे, तो कहा जाओ मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। वो कहानी आपने पढ़ा होगा। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, नाचिकेतोपाख्यान जो है किससे आधार है, किस किस वेद से आधार है, यजुर्वेद किससे आधार है, और यजुर्वेद के में जो वर्णित है कठोपनिषद, ठीक है, नचिकेता को आधार मानकर रचना करी गई। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। एक है रामचरित्र, ये 1803 में था। ये रचना क्या थी, 1803 में, 1803 में रचना थी। ठीक, दूसरा जो नंबर पे है रामचरित्र, रामचरित्र राम के अध्यात्म, राम के अध्यात्म को आधार मानकर, आधार मानकर रचना की गई, रचना की गई। ठीक, रामचरित की गई। और इसके अलावा जो है हिंदी पर्सियन वाके बुलरी, हाँ, इनकी भाषा में पूर्वीपन की झलक थी, पूर्वीपन की झलक, पूर्वीपन की झलक थी। कई बार पूछा गया है कि सदल मिस्र की भाषा कैसी थी, तो पूर्वीपन से मिश्रित इनकी भाषा थी। और इनकी जो थी लल्लू लाल की, लल्लू लाल कहाँ गए, लल्लू लाल यहाँ है, हाँ, इनकी ब्रज रंजित भाषा थी, ब्रज रंजित, ब्रज रंजित, रंजित मतलब ब्रज रंजित, मतलब ब्रज रंजित भाषा थी इनकी। ब्रज रंजित भाषा मतलब कि ब्रज से मिलती जुलती इनकी भाषा थी। ठीक, जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे से लिखवा दे रहा हूँ। और इनके विषय में क्या जानना है, चलिए इतनी सारी बातें साथियों हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर लिया, बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं, और कुछ नाम है, राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह। दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, राजा शिव प्रसाद सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, इनका नाम क्या है, सितारे हिंद, सितारे सितारे हिंद, सितारे हिंद। ठीक, अब जो खड़ी बोली के चार नायक थे, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, आपके इंसान खां, ये जो सब नाम थे, इनका योगदान तो गद्य में था ही, इनके साथ साथ इनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है गद्य के विकास में। ये भारतेंदु जी गुरु थे, कई बार पूछा गया है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे, हरिश्चंद्र के गुरु थे, परीक्षा में कई बार पूछा गया है
कई बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसके इनमें क्या बात है कि और ये उर्दू के पक्षधर थे, ये क्या थे, उर्दू को थोड़ा सा उर्दू की तरफ इनका झुकाव ज्यादा था। ठीक, और इनमें कुछ विशेष बातें नहीं है। हाँ, इनकी जो रचनाएं हैं, राजा भोज का सपना, रचनाएं जो है रचनाएं रचनाएं जो है राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना। दूसरे नंबर पर है आलसियों का कीड़ा, आलसियों का कीड़ा, का कीड़ा। हो सकता है आपको कई सारी रचनाएं की मालूम हो। तीसरा है इतिहास तिमिर नाशक, इतिहास तिमिर नाशक, तिमिर नाशक, इतिहास इतिहास तिमिर नाशक। इसके अलावा जो हो गया आपका मानव धर्मसार, मानव धर्मसार, मानव धर्म धर्मसार। ये क्या है, इतिहास था, ये क्या था, इतिहास था। ठीक, मानव धर्मसार। ये जो इनकी रचनाएं भी काफी आती है परीक्षा में। एक है उपनिषद सार, एक क्या है, उपनिषद सार, उपनिषद सार, उपनिषद सार। ठीक, यहां पर क्या है, पुराने राजाओं का हाल है। ठीक, इसमें पुराने राजाओं का हाल है। चलिए छठवां नंबर अगर देख लिया जाए, सब लोग नोट कर रहे हो, कॉपी पे कौन बैठा पहले जवाब दे। भूगोल हस्तामलक है, वामा मनोरंजन है, भूगोल हस्तामलक, मनोरंजन, वामा मनोरंजन है। एक गुटका है इनकी, गुटका, चलिए इतना समझ में आ गया। यहाँ पर सारी बातें मैंने बता दी। ठीक, अब आते हैं राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हाँ, राजा लक्ष्मण सिंह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं साथियों। क्यों साथियों, बता रहा हूं क्यों। इनको समझ लीजिए कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। इनका बहुत प्रमुख लाइन है, याद करिएगा। हमारे मत में, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी और उर्दू हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, न्यारी न्यारी है। कई बार पूछा गया न्यारी न्यारी, यह कथन बहुत फेमस है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि यह किसके द्वारा कहा गया है। यह संस्कृत के पक्षधर थे, संस्कृत निष्ठ के। जो सितारे हिंद थे वो थोड़ा सा उर्दू तरफ उनका झुकाव था, लेकिन संस्कृत, ये लक्ष्मण सिंह जो है थोड़ा सा ये संस्कृत तरफ इनका झुकाव था। ठीक, तो इन्होंने ये बहुत इनकी फेमस लाइन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आगे इसके इनके विषय में जानेंगे कि अब देखो यहाँ परीक्षा में समझा दूं, मैं अभी कह रहा था ना आपसे। देखो अभी मैं थोड़ा बैक कर दूं। देखिए इनके विषय में क्या है कि ये जो है अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के हिमायती थे। ये क्या थे, अरबी फारसी, अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के हिमायती थे, हिंदी के हिमायती थे। हिमायती यानी पक्षधर थे, हिमायती यानी हिमायती थे। मैंने कहा ना कि ये छूट रहा है। ये जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के हिमायती थे। ठीक, लेकिन जैसे ही हम आगे प्रवेश करते हैं
ये जो आपके लक्ष्मण सिंह हैं, लक्ष्मण सिंह क्या थे, इनकी जो खासियत थी, यह संस्कृत निष्ठ शुद्ध हिंदी के हिमायती थे। मैंने आपसे क्या कहा, संस्कृत निष्ठ, संस्कृत निष्ठ शुद्ध हिंदी के हिमायती थे, हिंदी के हिमायती थे, हिमायती थे। इन लोगों का भी खड़ी बोली गद्य में बड़ा अहम रोल रहा है उसके विकास में, ठीक, इसीलिए हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। इनकी जो अनुवादित रचनाएं हैं, एक आया था शकुंतला, पहला क्या आया था, शकुंतला, शकुंतला, शकुंतला हो गया 1862 में। फिर उसके बाद दूसरा जो हो गया आपका रघुवंश हो गया। रघुवंश, रघुवंश किसका है वैसे, रघुवंश वैसे कालिदास का है, कालिदास की रचना का अनुवाद है, ठीक, सबको पता है, कालिदास की रचना का अनुवाद है, कालिदास की रचना का अनुवाद है, कालिदास की रचना का अनुवाद है, ठीक। इसके अलावा एक और है मेघदूत, ये भी अनुवाद है, मेघदूत, इन्होंने सब लिखा मेघदूत, ठीक। चलिए, तो ये तीन इनकी रचनाएं थी सन मैंने 1878 1882, चल ठीक, 1878 1882, ठीक। इतना समझ गए सब लोग, सबको समझ में आया, तो नहीं बात, नहीं समझ में आया। अब अगला जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, फोर्ट विलियम कॉलेज। इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है हिंदी गद्य खड़ी बोली के लिए, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक। खड़ी बोली के गद्य के विकास में इनका नाम भी बहुत ऊपर लिया जाता है साथियों, बहुत योगदान रहा, क्यों अभी मैं बता रहा हूं, चल के आगे। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 में हुई थी, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800, स्थापना याद करिएगा 10 जुलाई 1800 को कोलकाता में, ईस्वी में कोलकाता में जनरल गवर्नर। अब देखो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत बार गलत कर देते हैं, क्योंकि इनका नाम हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, क्यों, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। अब जान ले क्यों मैंने नाम लिखा, ज्यादातर लोग ना जॉन गिल क्राइस्ट को समझ बैठते हैं, क्योंकि लगातार जॉन गिल क्राइस्ट का नाम सुनते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जॉन गिल क्राइस्ट ने की थी, नहीं साथियों ये गलत है, ठीक। वैसे ही जैसे हम लोग जब भी पूछते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो चूंकि महावीर बड़े फेमस हुए तो हम लोग कहते हैं महावीर थे, जबकि सबको पता है ऋषभ देव थे, महादेव ज्यादा चर्चित हुए जैन में। ऐसे ही गिल क्राइस्ट का नाम बहुत सुनते हैं, तो लगता है ऐसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था, लेकिन नहीं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में कोलकाता में जनरल गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने करी थी, ठीक। हाँ, चलिए, इतना समझ गए। और यहाँ सिविल सेवकों को, हाँ, सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या था, सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या था, प्रशिक्षित करने के लिए किया था, प्रशिक्षित करने के लिए किया था, मतलब हर देखिए
हर स्थापना के पीछे, हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई भी चीज होती नहीं है। तो ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना थी, इसके पीछे भी एक उद्देश्य था। वेलेजली का उद्देश्य क्या था? सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। ठीक, चलिए इसमें जो आगे महत्वपूर्ण बात है, हाँ हाँ, यहाँ जो है, यहाँ मतलब इस कॉलेज में, यहाँ हिंदी मराठी, हिंदी मराठी, गुजराती, हिंदी मराठी, गुजराती, तमिल आदि देसी भाषाओं, आदि तमिल, हाँ, तमिल आदि देसी भाषाओं। देखिए इसका कितना महत्व था, अभी आप देखेंगे, इसको पढ़ते वक्त आप देखेंगे। तमिल आदि पुस्तकें अनुदित होती थी, पुस्तकें अनुदित, अनुदित मतलब अनुवाद किया जाता था, अनुदित होती थी। एक, अनुदित होती थी। चलिए इतना समझ गए फोर्ट विलियम कॉलेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों, इसमें जो अब जो महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं, ठीक, हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष, हिंदी या हिंदुस्तानी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी या हिंदुस्तानी, अब देखना यहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है। विभाग के अध्यक्ष, के अध्यक्ष, जॉन क्राइस्ट। ठीक, ये स्थापना नहीं किए थे, हम लोग ज्यादातर सोचते हैं कि इन्होंने स्थापना किया था, नहीं, इन्होंने, ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। चलिए, गिलक्राइस्ट ने 19 ग्रंथों की रचना की। गिल गिल क्राइस्ट ने 19 ग्रंथों की रचना की, 19 ग्रंथों की रचना की, रचना की, 19 ग्रंथों की रचना की। चलिए इतना समझ गए। इसके अलावा जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जो परीक्षा पूछा जाता है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। फिर देखिएगा, हाँ देखिएगा, इनकी रचना है ए डिक्शनरी, ए डिक्शनरी। थोड़ा सा कठिन नाम है, अंग्रेजी के नाम थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन याद हो जाएगा। ठीक, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, एंड हिंदुस्तानी। इनकी प्रमुख रचना है, इनकी प्रमुख रचना है, क्या है? ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ए डिक्शनरी ऑफ, यहाँ पे आप भूल गया था, ऑफ, ठीक, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। सबको पढ़ा हो गया, सब लोगों ने लिख लिया। चलिए आगे देखते हैं इनके विषय में। ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ग्रामर, देखिए याद करिए, बहुत, दोनों दोनों कई बार पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में। हिंदी क्या हाँ, हिंदी में तो भाई, जहां देखो, अगर हिंदी से तैयारी करें तो क्यों, सब आएगा ना ये। चलिए, ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ये बड़ा इनके इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिर हम देखते हैं इसके अलावा
में गिलक्राइस्ट ने हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को शरणार्थी माना है। में गिलक्राइस्ट ने, है नहीं, है इसमें है, में हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी, रेख्ता, हिंदी, रेख्ता और क्या माना है इन्होंने, उर्दू और हिंदुस्तानी को शरणार्थी माना है, उर्दू और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है, समानार्थी माना है। मतलब ये जो है उर्दू हो गई, रेख्ता हो गई और आपका हिंदुस्तानी हो गई, सबको एक समान माना हुआ है। ठीक, कौन माना है, ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में गिलक्राइस्ट ने, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं। हाँ, हिंदू, चलिए उर्दू तथा भाखा, उर्दू तथा भाखा। देखिए भाखा शब्द का प्रयोग वहां हुआ था, भाखा यानी हिंदी, भाखा यानी हिंदी के लिए, अब भाषा हिंदी। भाखा का प्रयोग इसके पहले भी हुआ था, याद करिए कहाँ हुआ था, हम बताएंगे। भाखा हिंदवी के लिए अलग हाँ, हिंदी भी कर दे रहा हूँ, हिंदी भी के लिए अलग से, अलग के लिए अलग मुंशी नियुक्त हुए, नियुक्त हुए, ठीक, अलग नियुक्त हुए। अब कौन कौन नियुक्त है, कई बार परीक्षा पूछा गया है। भाखा मुंशी के रूप में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाखा, बहुत, इसको याद करिएगा, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। भाखा मुंशी के रूप में, मुंशियों के रूप में दो नाम, जो खड़ी बोली के चार उन्नायक थे, खड़ी बोली के जो चार उन्नायक थे, उनमें दो उन्नायक कौन कौन से हो गए, आपके लल्लू लाल और सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदल मिश्र, कई बार परीक्षा पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नियुक्त हुए। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि कौन दो थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हुए थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र जो है भाखा मुंशियों के रूप में नियुक्त हुए थे। क्लियर हो गया। चलिए, इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। हाँ, तो साथियों अब जो है आपका देखा जाए तो खड़ी बोली के गद्य के विकास का जो कार्यक्रम मतलब चल रहा था, जो शुरुआत हुई थी, वो अंत में आकर फोर्ट विलियम कॉलेज तक में आकर मैंने पूरी बातें बता दी हैं। तो अब आपको कभी यहाँ से कम से कम एक दो प्रश्न बनते ही बनते, चाहे आप जीआईसी में जाइए, चाहे टीजीटी में, चाहे पीजीटी में, चाहे बिहार में, जहां पर भी आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों तो पूरी बातें यहाँ मैंने बताई कल की क्लास में और आज की क्लास में। अब आने वाले क्लास में जो होगा आपका वह प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्रैक्टिस आपका इससे होगा। और इसके पहले जो क्लास चलाई गई थी, मैं देख लूंगा कौन सी क्लास चलाई गई थी, उसमें भी आपको उसका भी प्रैक्टिस होगा। अब इससे बहुत सारे प्रश्न हम आपको बनाएंगे। कल जो है आपका प्रैक्टिस चलेगा, अब लगातार आपका प्रैक्टिस चलेगा, लगातार प्रैक्टिस चलेगा आप, ठीक। और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर चाहते हैं, हाँ अगर आप चाहते हैं कि अपना एक सीट सुनिश्चित करना, एडमिशन ओपन है। साथ ही मैं बार बार कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा कंपटीशन किसी में है, वह हिंदी में है, और हिंदी में भी 6 to 8 में है, क्योंकि 6 to 8 में आपका बीएड प्लस सीटेट मांगता है। सीटेट बहुत बच्चे पास करके बैठे हुए हैं, वे वेट कर रहे हैं जल्दी से वैकेंसी आए मैं फॉर्म भर दूं, तो आप लोग भी वेट कर रहे हैं। वेट करने से मतलब नहीं होता है, वेट तो सभी कर रहे हैं, सबसे मतलब ये होता है कि आपका उस परीक्षा में चयन हो। तो चयन तभी होगा जब आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे। तो इस क्लास में आपको टीचर्स एकेडमी में आपको विषय और जीएस, विषय आपको और जीएस दोनों आपको एक साथ मिलेगा, यानी आपको विषय यहाँ पढ़ना है, जीएस कहीं और पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है।
दोनों चीजें आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाएंगी। जीएस हिंदी मैं पढ़ाता हूँ, जीएस आपको दूसरे शिक्षक पढ़ाएंगे और आपका अच्छा स्कोर होगा। साथियों एडमिशन ओपन है, बेहद कम दामों में आपके लिए रखा गया है। बस आपको कुछ नहीं करना, 9628 95 92 37 पे कॉल करना है। शाम 5 बजे क्लास चलती है, शाम 5 बजे यह लाइव क्लास चलती है। आप लोग डेमो देख सकते हैं, मेरी बहुत सारी वीडियोज हैं, आप जाके वहां डेमो देख सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं देख पा रहे हो, वहां पे जाइए, कम से कम 50 वीडियो पड़ी हुई है बीपीएससी की, देखिए लगेगा हाँ सर वही पढ़ा रहे हैं जिसको मुझे पढ़ना है, तब आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।